नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। और कैसी चल रही है आपकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी। देखिए, हम आपको डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं, बढ़िया लेटेस्ट सवाल बेहतरीन मेथड के साथ मैं आपको सिखा रहा हूं। दिल्ली पुलिस की हमारी सीरीज है मेरे भाई। डेली मैं एक प्रैक्टिस सेट करवाता हूं और ये आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आपको दिल्ली पुलिस की नौकरी चाहिए तो जो मैं ये इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूं, ये तो कम से कम हर एक बच्चे को सीखने पड़ेंगे। और आप चाहें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर दो, ड्राइवर का पेपर दो, है ना, हेड कांस्टेबल का पेपर दो, या दिल्ली पुलिस एसआई का पेपर, सीपीओ का पेपर क्यों ना दो, हर एक के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल फ्री है मेरे भाई। हमारे चैनल पर देखो, ये लगातार मैं एक भी दिन की छुट्टी नहीं कर रहा मेरे भाई, डेली प्रैक्टिस सेट की क्लास आ रही है और मैं आपको 15 सवाल कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो बेहतरीन मेथड के साथ तो शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। इस वीडियो के आखिर में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप 15 में से कितने सवाल ठीक कर पाते हो। ठीक है, अगर आपके 10-11 सवाल भी अभी ठीक हो रहे हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अभी एग्जाम में 3 महीने के समय है लगभग, आप पेपर तक जाते जाते पूरे सवाल सही करने लगोगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस डेली करनी है मेरे भाई। ठीक है, शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल जीडी के पेपर का है। एबीसी किसी काम को 5, 6, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर वो साथ में काम करें तो उन्हें 2950 रुपए मिलते हैं। तो आपसे पूछा है हाउ मच अमाउंट डज बी गेट, बी को कितना शेयर मिलेगा। भाई, अगर कुछ लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो पैसा बांटा जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो में। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाएगा। अब यहां पे 3 लोग हैं मेरे प्यारे भाई, सब बच्चे ध्यान सुनेगा। ए, बी और सी। ए किसी काम को 5 दिन में करता है तो ए 1 दिन में कितना काम करता है, 1/5। बी 6 दिन में करता है तो 1 दिन में 1/6। सी 8 दिन में काम पूरा करता है, 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/8। ये ए, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी का अनुपात है, पैसा भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा। अब नीचे 5, 6 और 8 है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5, 6 और 8 का एलसीएम आ जाएगा मेरे प्यार भाई यहां पर 120। आप पूरे डाटा को 120 से गुणा कर दीजिए तो ये देखिए 5 से 120 24 बार कट जाएगा, 6 से 120 20 बार कट जाएगा और 8 से 120 15 बार कट जाएगा। ये एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो, पैसा इसी अनुपात में बटेगा। बी का शेयर कितना होगा, ये सवाल है ना। तो बी का शेयर होगा मेरे प्यार में, बी की एफिशिएंसी 20 है, बी की 20 है। आउट ऑफ टोटल तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 24 और 15 39 और 20 59, तीनों की एफिशिएंसी 59 है। तो बी को टोटल अमाउंट का 20/59 मिलेगा। टोटल अमाउंट है कितना, 2950 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर, बताए कितनी बार जाएगा बच्चों ये, तो 59 से 50 बार चला जाएगा भाई, यानी कि 20 गुणा 50 आ गया 1000 रुपए। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, 1000 रुपए बी को मिलेगा। देखो कितना सरल सवाल है, ऐसे ही सवाल तो सीखने आपको। आइए सवाल नंबर 2, ये बिल्कुल आप ही के पेपर का सवाल है दिल्ली पुलिस का। What amount of water should be added to an 18 ml solution containing 50% acid to convert it to a lotion containing 30% acid। देखो हमारे पास एक सॉल्यूशन है एसिड और पानी का। कितना सॉल्यूशन है, 18 ml सॉल्यूशन है, उसमें एसिड कितना है, 50%। सवाल ये बोल रहा है कि इसमें कितना पानी ऐड किया जाए कि जो नया सॉल्यूशन मिले, जो नया लोशन मिले, उसमें 30% एसिड हो। तो ये सवाल एलिगेशन से भी हो जाएगा, रेशियो से भी। सबसे बेस्ट मेथड एलिगेशन ही है, आप एसिड पे एलिगेशन लगा लो। भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिड कितना है, 50%। आपके पास इनिशियल एक सॉल्यूशन है जिसमें 50% एसिड, एसिड के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाओ। आपने इसमें कुछ पानी ऐड किया, आपने इसमें पानी ऐड किया। अगर आपने पानी ऐड किया है तो एसिड कितना ऐड किया, आपने पानी ऐड किया, एसिड तो ऐड किया नहीं, तो एसिड कितना ऐड किया, 0%। और जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें एसिड का परसेंटेज कितना आ गया, 30% आ गया मेरे प्यारे भाई। तो आपने किस रेशियो मिलाया होगा, घटा दीजिए। 30 में से 0 घटाएंगे 30 और 50 में से 30 घटाएंगे 20, यानी कि आ गया 3:2। ये कट गया ना, 0 से 0 कट गया, 3:2 के अनुपात में आपने
मिलाया होगा। यानी कि अगर इनिशियल सॉल्यूशन 3 यूनिट है, जबकि इनिशियल सॉल्यूशन है कितना 18 ml गोल है, 3 की वैल्यू 18 ml है 6 गुना, तो आपने पानी कितना मिलाया 2 यूनिट, 2 की वैल्यू भी 6 गुना आ जाएगी 12 ml। तो आपने बच्चों इसमें 12 ml वाटर ऐड किया है, बी ऑप्शन आंसर है। तो हमेशा ये सवाल एलिगेशन से करना अगर पेपर में आए तो। आगे चलो, बढ़िया सवाल। सवाल नंबर 3, एक कंपनी दो प्रोडक्ट ए और बी बनाती है जिनके प्राइस है 156 और 220 रुपए। अगर बेचे गए प्रोडक्ट में से 55% प्रोडक्ट ए हैं और बाकी 45% प्रोडक्ट बी हैं, फाइंड द वेटेड एवरेज प्राइस। वेटेड एवरेज प्राइस आपको बताना है। वेटेड एवरेज बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि वेटेड एवरेज या भारित औसत मूल्य क्या होता है। भारित औसत मूल्य का मतलब है मेरे भाई कि एक कंपनी दो तरह के सामान बेच रही है ना, अलग अलग दाम पे बेच रही है, अलग अलग संख्या में बेच रही है। तो एक प्रोडक्ट का, अगर हम सारी कंपनी का ओवरऑल निकालें तो एक प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस क्या है, ये है मेरे प्यारे दोस्त। देखो, आप इस सवाल को यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, वो कि इस सवाल का हर एक ऑप्शन का इकाई अंक अलग अलग है, लेकिन मेथड जानना ज्यादा जरूरी है, मैं वो सिखा देता हूं, ध्यान सुनेगा। एक कंपनी दो टाइप के प्रोडक्ट बेचती है, इसमें 55% प्रोडक्ट ए है, 45% प्रोडक्ट बी है। तो ए और बी जो प्रोडक्ट बेचेगा उनकी संख्या का रेशियो क्या है, 5 से कट जाएगा 55 11 बार, और 5 से चला जाएगा 45 9 बार। ए और बी जो बेचे उनकी संख्या का रेशियो 11 9 है। भाई ए का प्राइस कितना 156 रुपए 156 रुपीज, और बी का प्राइस कितना है मेरे भाई 220 रुपए। बी का है 220, 220 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 156 प्लस 64। क्या बी के प्राइस को आप इस तरीके से लिख सकते 156 प्लस 64। आपसे पूछा है एवरेज प्राइस क्या, अब आप खुद सोचो मेरे भाई ए का प्राइस भी 156 है, बी का प्राइस भी 156 है, तो ओवरऑल हर प्रोडक्ट का प्राइस 156 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना है, यहां बी के 9 प्रोडक्ट का, हर एक प्रोडक्ट का 64 रुपए एक्स्ट्रा है, 9 प्रोडक्ट का 64 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये एक्स्ट्रा केक कटेगा तो समय बटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल कितने भाई ए और बी 11 प्लस 9 20, 20 से डिवाइड कर देंगे। टोटल समान कितने 11 9 20। ये है डेविएशन मेथड, बहुत बेहतरीन मेथड है। 20 से 64 आपका चला जाएगा 3.2 बार, तो 3.2 का 9 गुना ये आ जाएगा मेरे भाई 28.8। तो 156 में 28.8 हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 184.8 रुपए। सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज आप यूनिट डिजिट चेक करके भी ये सवाल बना लोगे। आगे अगला सवाल, सवाल आपके सामने चौथा। x रुपए की राशि समान दर प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 3 साल के बाद 10,483 और 7 साल के बाद 12,727 रुपए हो जाती है। x का मान क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट का बहुत पॉपुलर सवाल है और सिंपल टेक्निक है इसकी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सवाल में ये बोला गया है मेरे भाई कि x रुपए की जो प्रिंसिपल है वो किसी ब्याज की दर से 3 साल बाद कितनी हो जाती है। x रुपए 3 साल बाद 10,483 रुपए हो जाते हैं, और ये x रुपए 7 साल के बाद, ये x रुपए 7 साल के बाद 12,727 हो जाते हैं। x रुपए 7 साल के बाद 12,727 रुपए हो जाते हैं। आपसे पूछा x का मान क्या है। अब आप देखो 10,483 रुपए 12,727 रुपए बन गए। आपका अमाउंट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? हर साल ब्याज मिलने की वजह से। तो आप मुझे बताओ आपको ब्याज कितना मिला। 12,727 में से 10,483 घटाओ, 7 में से 3 गया 4, 12 में से 8 गया 4, उसके बाद 6 में से 4 गया 2, और ये आपका 2,244 रुपए। तो आपको 2,244 रुपए ब्याज मिल गया। ठीक है भाई। ये 3 साल बाद अमाउंट है, 7 साल बाद अमाउंट है। टाइम में कैप कितने का? 4 साल का। 4 साल में आपका पैसा 2,240 रुपए बढ़ गया, यानी कि 4 साल में 2,244 रुपए ब्याज मिला। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2,244 को 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 पंजे 20 और 2 4 6 4 एकम 4, 561 रुपए। तो 1 साल का ब्याज आ गया भाई 561 रुपए। आपसे पूछा प्रिंसिपल, अगर 1 साल का ब्याज 561 रुपए तो 3 साल का कितना होगा? 561 का 3 गुना, यानी कि 1,500 और 183, 1,683 रुपए मेरे भाई आपको 3 साल में ब्याज मिला होगा। 1 साल का 561, 3 साल का 561 गुणा 3, 1,683 रुपए। आपसे पूछे प्रिंसिपल, आप बताओ x रुपए पर
3 साल में 1683 रुपए ब्याज मिला, तब जाके आपका अमाउंट 10,483 है। तो प्रिंसिपल कितना होगा? देखो, अगर प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से ब्याज घटाना पड़ेगा। x रुपए पर प्लस 1683 ब्याज मिला, अमाउंट 10,483, तो प्रिंसिपल क्या होगा? 10,483 में से 1683 घटा लो तो 00, और 104 में से आप 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8800। 8800 रुपए इस सवाल का आंसर है। ये आपका प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। समझ में आ गया? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अगर इसी सवाल में आपसे आगे ब्याज की दर पूछ लिया होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? कमेंट में करके बताना। सवाल नंबर 5, हाउ मच परसेंट शुड ए रेसर इंक्रीज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम 20% टू कवर ए फिक्स्ड डिस्टेंस? देखो कितना सरल सवाल है, पूरी दुनिया जानती है डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। क्लियर है? अब हमें एक फिक्स्ड डिस्टेंस जाना है, डिस्टेंस सेम है, हमें एक डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस कवर करनी है। सवाल में पूछा है एक निश्चित दूरी को तय करने के हेतु 20% समय कम करने के लिए धावक को कितने प्रतिशत चाल बढ़ानी चाहिए। मान लो आपको 20% कम टाइम में एक डिस्टेंस जानी है, तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा। यही पूछा स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो आपको समय कितना कम करना है प्यारे बच्चों? 20%। पूरा बता दे रहा हूं, 20% की फ्रैक्शन लो 1/5, यानी कि पहले 5 घंटे लगते थे तो आपको 4 घंटे में पहुंचना है। आपको पता होना चाहिए दो संख्याओं की गुणा अगर सेम है तो दोनों संख्या उल्टे अनुपात में होंगी। अगर टाइम 5 से 4 हुआ है तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, यानी कि स्पीड 4 से बढ़ा के 5 करनी पड़ेगी। तो स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 1/4। 1/4 यानी कि 25% आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आ जाओ, सवाल नंबर 6, अगला सवाल देखेंगे। एक साड़ी 8% डिस्काउंट के बाद 644 रुपए में खरीदी गई, दूसरी साड़ी 1% डिस्काउंट के बाद 594 रुपए में खरीदी गई। टेकिंग बोथ द आइटम एज ए सिंगल ट्रांजैक्शन, अगर दोनों साड़ी को सिंगल ट्रांजैक्शन में खरीदा जाए तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा बच्चे, और अलग सा है, करके आपको मजा भी आएगा। ऐसे यूनिक सवाल भी आपको सीखने फिक्स टाइप के साथ साथ। देखो, आपने, दुकानदार का काम है साड़ी बेचना और एक पति का काम है अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदना। एक साड़ी 8% डिस्काउंट के बाद बेची गई, यानी कि अगर साड़ी का मार्क प्राइस 100% है तो 100% पे कितना डिस्काउंट मिला भाई? 8%। तो साड़ी कितने में बिकी? 92%। जबकि साड़ी बिकी कितनी में है? 644 रुपए में। तो 92% के लिए 644 रुपए, बताओ कितने गुना है ये? तो ये पूरा का पूरा दिख रहा है 7 गुना है भाई, 630 और 14, तो 100% की वैल्यू भी 7 गुना आ जाएगी, 700 रुपए। यानी कि पहली साड़ी का जो मार्क प्राइस होगा वो मुझे पता चल गया, पहली साड़ी का मार्क प्राइस है 700 रुपए। किसी को कोई दिक्कत? दूसरी साड़ी 1% डिस्काउंट के बाद 594 रुपए में खरीदी गई। अब दूसरी साड़ी का अगर मार्क प्राइस 100% है, 100% पे 1% डिस्काउंट दोगे तो 99% में बेचोगे। भाई दुकानदार साड़ी बेचेगा 594 रुपए में, ग्राहक ने 594 रुपए में खरीदी, तो 99% की वैल्यू 594 रुपए है। ये कितना हुआ? 100 छिक्का, ये बिल्कुल 6 गुना दिख रहा है मेरे भाई। तो 100% की वैल्यू भी 6 गुना आ जाएगी, 600 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि दूसरी साड़ी का मार्क प्राइस आ गया 600 रुपए। ठीक है, तो दो साड़ी हैं, पहली साड़ी और दूसरी साड़ी का, फर्स्ट और सेकंड का मार्क प्राइस है 700 रुपए और 600 रुपए। सवाल बोला अगर दोनों साड़ियों को एक ही लेन देन के रूप में खरीदा जाए, इकट्ठा खरीदा जाए दोनों साड़ी, तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? आप बताओ, पहली साड़ी पे छूट कितनी है? 8% की। दूसरी साड़ी पे छूट कितनी है? 1% की। सवाल केवल इतना सा है, दोनों साड़ियों पर मिलाकर, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों साड़ी पर मिलाकर कितने % छूट है, ये है भाई। तो आपको यहां पे या तो सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, या जहां बीच में प्लस आता है वहां डेविएशन भी लग जाता है। आप यहां पे दोनों साड़ी के मार्क प्राइस का रेशियो ले लो, ये 700 है, ये 600, 7/6, दोनों साड़ी के मार्क प्राइस का रेशियो है।
पहली साड़ी पे कितना डिस्काउंट है ये बताइए मेरे भाई, 7 का 8%, 8 सत्ते 56। दूसरी साड़ी पे कितना, 6 का 1%, 6 एकम 6, तो 56 प्लस 6 62% का डिस्काउंट है ओवरऑल। कितने के सामान पर मेरे प्यारे भाई, 7 6 13 के सामान पर बटे 13 आ गया। ये ओवरऑल डिस्काउंट आएगा दोनों साड़ी पर मिलाकर, जो कि इतना हो जाएगा 13 चौका 52, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सी ऑप्शन यहां से करेक्ट है, खत्म। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 7। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर cone is 8 centimeter and its height is 15 centimeter. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? कंसेप्ट लिख लीजिए। अगर आपको किसी शंकु का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये फॉर्मूला है शंकु के टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, लिख लेना। अब मैं आपके सामने बनाऊं तो कोन इस तरीके का होता है बच्चों, ये होता है शंकु जो बर्थडे पे टोपी पहनते हो। अब इसके बेस की जो रेडियस है वो 8 है, ये बेस की रेडियस 8 है। अब इसकी जो हाइट है वो 15 है, ये कोन की हाइट है, ये आपकी 15 है। ये 90 डिग्री का एंगल है। अब 90 डिग्री के सामने जो ये कहलाते स्लांट हाइट, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो 8 15 17 आएगा। वैसे भी ट्रिपलेट है, याद होना चाहिए, 8 15 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये वैल्यू यहां रख दो। देखो आंसर पाई में ही बताना तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। पाई रेडियस आपकी यहां पर 8 है, ये स्लांट हाइट हो जाएगी आपकी 17 और प्लस रेडियस 8, तो 17 प्लस 8 25 8 200 पाई। सवाल का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8। 220 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहे आदमी को 44 सेकंड में पार कर लेती है। इसी ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में 79 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 315 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो, दो सवालों को मिलाकर एक सवाल बना दिया। तो पहले तो आप पहली लाइन से ही सवाल सॉल्व करो। एक ट्रेन 220 मीटर लंबी है, एक आदमी को पार करते 44 सेकंड में, तो भैया इस ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी। मान लो कि भाई ये ट्रेन है जो कि 220 मीटर लंबी है और ये s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब ये आदमी को पार करती है और ये आदमी ट्रेन की सेम डायरेक्शन में चल रहा है मेरे भाई ना, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो क्या आप इस ट्रेन की स्पीड निकाल सकते? जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी, ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगी, तो ट्रेन कितनी दूरी जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर। ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है, ट्रेन आदमी को पार करती है सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2। ट्रेन आदमी को पार करेगी, ट्रेन की स्पीड आदमी से ज्यादा होगी, तो रिलेटिव स्पीड आएगी s माइनस 10। ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दिया। कितने समय में पार किया? 44 सेकंड में। रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, 44 सेकंड ही आ गया। अब 44 पंजे 220 से 220 कट गया, 18 इधर आएगा, माइनस 10 उधर पहुंचेगा, तो 18 प्लस 10 28। तो एस की वैल्यू आ गई बच्चों 28, यानी कि इस ट्रेन की स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर है। एस की जगह अगर आप 28 रखोगे तो 28 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब दूसरा सवाल, ये ट्रेन 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये एक दूसरी ट्रेन को पार करती है जो 79 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है मेरे भाई, अपोजिट डायरेक्शन में। ये ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पार करती है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है 79 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने टाइम में पार करेगी? तो टाइम बराबर वही डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। आप ध्यान से सुनना, पहली ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई आपको दी है 315 मीटर। ये आ गया लंबाई बटे रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2 जोड़ देंगे। 79 प्लस 28 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 107। 107 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं तो 5/18 से गुणा आ गया। ये सीधा आंसर अब सेकंड में आएगा कि लंबाई आपने मीटर में कर दी, स्पीड मीटर पर सेकंड में। बताओ बच्चों, 220 में 315 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 535।
535 107 पंजे 535 कट जाएगा, 18 ऊपर पहुंचेगा, तो सीधा आंसर इस सवाल का आ गया 18 सेकंड। 18 बचेगा, केवल ऊपर पहुंच जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म, आगे आ जाइए। सवाल नंबर 9। मधु ने 1470 रुपए में 35 किलो चीनी खरीदी, उसने इसे बेचा और इस सेलिंग प्राइस में हुई हानि 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर थी। 8 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? दिमाग लगाना है मेरे भाई, पॉपुलर क्वेश्चन है, सबको पता। अगर आप कभी मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। अच्छा, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे जाओगे या वेबसाइट में, तो यहां पे प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री हैं दिल्ली पुलिस के, आप यहां पे अटेम्प्ट करके लगा सकते हैं। ठीक है जी, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के कितने 68 टेस्ट फ्री है, तो पूरे पूरे सेक्शन के टेस्ट हैं। फिर उनको सेक्शनल वाइज करके, यानी कि रीजनिंग अलग, मैथ अलग, कंप्यूटर अलग, जीके अलग, ये भी सबके भी सेक्शनल टेस्ट फ्री हैं, अलग अलग टाइमर के साथ मेरे भाई। ये लगा सकते हो आप नए पैटर्न पर, ठीक है जी, है नए इंटरफेस के साथ लगा पाओगे। अब इस सवाल देखो, मधु ने 1470 रुपए खर्च करके 35 किलो चीनी खरीदी है। ठीक है, चीनी को बेचा तो सेलिंग प्राइस में 5 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर का लॉस हुआ। 35 किलो चीनी खरीद के 35 किलो चीनी बेची, बेचने से हुआ लॉस कितना? 5 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि 35 किलो चीनी आपने बेची तो लॉस हो गया 5 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर। अगर 5 किलो चीनी और बेच लोगे मेरे प्यारे भाई तो कोई लॉस नहीं होगा। इसका मतलब 40 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस जो है वो मेरे दोस्तों किसके बराबर है? 1470 रुपए के बराबर है। ये बेस्ट तरीका क्या आप एक बार में नहीं समझ पाए? भाई आपने 35 किलो चीनी खरीदी पहले 1470 रुपए में और 35 किलो बेची। 35 किलो जब आपने चीनी बेची तो 5 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। यानी कि अगर 5 किलो चीनी और बिक जाए, टोटल 40 किलो चीनी बिक जाए तो कोई लॉस नहीं होगा। यानी कि 40 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस 1470 रुपए के बराबर आ जाना चाहिए। पूछा 8 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस क्या है? 8 का कैसा आएगा? 40 को 5 से भाग कर दो, आ जाएगा भाई 8 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस, तो यहां भी 5 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 147 का दुगुना 294 रुपए। देखो एक स्टेप में सवाल हो गया। आगे आ जाइए। राम ने 6800 में एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 700 खर्च किए। उसने अपनी वस्तु पर कुल लागत मूल्य से 8% अधिक मूल्य अंकित किया। 10% X% का डिस्काउंट देके 6196.5 रुपए में बेचा। एक्स का मान बताओ क्या है? देख भाई, पहले राम ने 6800 रुपए में एक सामान खरीदा, खरीदने के बाद 700 रुपए उसके रिपेयर पे खर्च किए, यानी कि वस्तु पड़ गई 7500 रुपए की। क्लियर? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से 7500 की। फिर उसने ये कॉस्ट हो गया 7500 रुपए पर 7500 से 8% ज्यादा उसने लगाया है मार्क प्राइस। यही है 7500 का 8% का आएगा तो 75 अट्ठे 600। 7500 का 8% आएगा, 75 दो जीरो से परसेंटेज कट जाता है, 75 अट्ठे 600। 600 रुपए मेरे दोस्तों से प्राइस बढ़ा के रखा है तो 7500 में 600 जोड़ेंगे 8100 रुपए, 8100 उसने वस्तु का एमआरपी मार्क प्राइस लगाया है। लेकिन इस एमआरपी पे सामान बिक नहीं रहा। पहले उसने इस एमआरपी पे 10% डिस्काउंट दिया, फिर X% डिस्काउंट दिया, फिर 6196.5 में बेचा। अगर 8100 रुपए के मार्क प्राइस पे आप 10% डिस्काउंट दोगे, 100% पे 10% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 90%। अगर आप मान लो 100% पे 10% डिस्काउंट दोगे तो कितनी कीमत रह जाएगी? 90%। 90% यानी कि 90/100.9। तो वस्तु की कीमत इतनी होगी 10% डिस्काउंट देने के बाद। इस प्राइस पे एक और डिस्काउंट दिया X% का और फाइनली सामान को बेचा है 6196.5 रुपए में। इतने में बेच दिया, यानी कि इतने रुपए का सामान X% डिस्काउंट देकर इतने में बेच दिया मेरे भाई। तो दूसरा डिस्काउंट कितना दिया? कैसे निकालेंगे इसका? रेशियो ले लो। तो सवाल तो बहुत आसान है बट कई स्टेप आपके यहां पे हो गए। अब डेसिमल आपका कट ही जाएगा प्यारे बच्चे, यहां पर कट ही गया। 9 से काट लो इसको है भी।
9 छिक्का 54, फिर ये 54 के बाद कितना बच जाएगा 7 नौटे 72, 7 6 नौटे 72, 9 पंजे 45, 6885। ठीक है जी। अब बताइए प्यारे बच्चों, ये किससे चला जाएगा? ये तो 81 से कटना ही चाहिए ना पूरा का पूरा। 81 से कटेगा ही कटेगा। 8 एकम 8, अट्टू मट्टू 648 और 81 पंजे 405, 85 बार चला गया। तो आ गया 100:85। यानी कि अल्टीमेटली दूसरा डिस्काउंट देने पर 100 का सामान 85 में बिका। तो कितना डिस्काउंट है? 15% का। 100 में जो भी आंसर आता है सीधा परसेंटेज में आता है। तो इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन हो गया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 11। एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने 600 दिन में 3 किलोमीटर का एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। और दिस पर्पज, इस काम के लिए ही इंप्लॉयड 90 वर्कर, इस काम के लिए उसने 90 लोग लगा दिए। आफ्टर 200 डेज ऑफ वर्क इट वॉज ऑब्जर्व दैट ओनली 0.5 किलोमीटर ऑफ द ब्रिज वॉज कंप्लीटेड। ठेकेदारों का हाल आपको पता ही है, 90 लोग लगा दिए। 200 दिन बाद पता चला कि यार केवल पुल का 0.5 किलोमीटर हिस्सा ही बना है। तो आपसे यानी कि काम स्लो हो रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वर्कर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम? अगर हमें काम को समय पर पूरा करना है तो कितने एक्स्ट्रा वर्कर हमें लगाने पड़ेंगे, ये सवाल है। अगर किसी भी सवाल में टाइम एंड वर्क के मेन भी दिया हुआ है, डेज भी दिया हुआ है, वर्क भी दिया हुआ है, तो ऐसे सवालों में कॉन्सेप्ट लगता है M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। ये कॉन्सेप्ट सब लोग अपनी कॉपी में लिख लो और मैं आपको इस सवाल में लगा के भी दिखाऊंगा, हर सवाल में लगेगा। मान लो भाई एक ठेकेदार को 600 दिन में एक 3 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनाना है, 3 किलोमीटर लंबा। उसने 90 मजदूर लगा दिए। तो 90 मजदूरों ने कितने दिन काम किया? 200 दिन काम किया। 90 मजदूरों ने 200 दिन काम किया। काम हुआ कितना? काम कितना हुआ? केवल 0.5 किलोमीटर लंबा ही ब्रिज बना। 0.5 किलोमीटर लंबा ही ब्रिज बना। यही है, 3 किलोमीटर में से 0.5 किलोमीटर लंबा ही ब्रिज बना है। यानी कि अभी 2.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनना बाकी है। तो कितना वर्क अभी और करना है? 2.5 किलोमीटर। W2 कितना है? 2.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज अभी बनाना है। कुल 600 दिन में काम करने का ठेका लिया था कॉन्ट्रैक्टर ने। 200 दिन बीत चुके हैं, 200 दिन का काम हो चुका है। यानी कि बचा काम कितने दिन में करना है? 400 दिन में करना है मेरे भाई। तो M1 D1 बटे W1 बराबर M2। मैंने मान लिया अब M आदमी चाहिए, M आदमी हमें चाहिए। बचा काम हमें 400 दिन में करना है। बचा काम है कितना? 2.5 किलोमीटर का ब्रिज बनाना है। तो मैंने इक्वल कर दिया। ये तरीका है भाई। 0.5 से 2.5 देखो 5 बार चला जाएगा। 200 से आपका 400 भी 2 बार चला जाएगा। 2 से आपका 90 45 बार चला जाएगा। और यहां इस 5 की 45 में गुणा हो जाएगी। 45 पंजे 225। तो हमें काम अगर समय पे पूरा करना है तो 225 लोग चाहिए। आंसर नहीं आया है 225, क्योंकि सवाल अगर ढंग से देखो तो पूछा काम को समय पे अगर पूरा करना है कितने एक्स्ट्रा वर्कर चाहिए। हमें 225 लोग चाहिए टोटल काम को टाइम पे पूरा करने के लिए। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 90 वर्कर हैं। 225 में से 90 पहले से हैं। तो मैं एक्स्ट्रा वर्कर कितने लगाने पड़ेंगे? घटा दो, 135 आ जाएगा। 135 मजदूर और लगाने पड़ेंगे। यह है सवाल को करने का तरीका भाई। ठीक है, आगे आ जाते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपका ही प्रीवियस ईयर है, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव। 14 संख्याओं का एवरेज 73.5 है। ठीक है, अगर दो संख्याएं हैं 70 और 63, इनको 58 और 70 से बदल दिया और उसमें एक संख्या x नई इंक्लूड कर दी, तो संख्याओं का एवरेज हो जाता है, एवरेज 1.5 बढ़ जाता है। संख्याओं का एवरेज 1.5 बढ़ जाता है। x का मान कितना है? x का मान कितना है? बताओ बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल है और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। दिमाग लगाने वाला, बेसिक से भी कर सकते हैं प्यारे बच्चे, दिमाग भी लगा सकते हैं। 14 संख्याओं का एवरेज, ध्यान से सुनना, 14 संख्याओं का एवरेज 73.5 है। अब एक संख्या भैया हमने 70 को बदल, एक संख्या 70 थी, हमने 70 को बदल दिया, किससे? 58 से बदल दिया।
यानी कि 70 को 58 से बदल दिया तो इस संख्या को हमने 12 कम कर दिया। दूसरी संख्या 63, दूसरी संख्या 63 को हमने 70 से बदल दिया। 63 को अगर हमने 70 कर दिया तो हमने इस संख्या को 7 बढ़ा दिया, 7। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो हमने नेट चेंज कितना हुआ मेरे प्यारे भाई, संख्या में नेट चेंज कितना हुआ, तो आप कहोगे सर -5। नेट चेंज कितना हुआ? -5 हुआ इन दोनों संख्याओं में, -5। ये -12 हो गया और ये +7 बढ़ गई, -5। अब एक संख्या इसमें नई और आ गई x, उसकी वजह से एवरेज 1.5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? एवरेज 1.5 बढ़ गया। x का मान कितना है ये बताइए। उसकी वजह से जो एवरेज है 1.5 बढ़ गया, तो x का मान कितना है ये बताइए। बच्चों अगर 14 संख्याओं का एवरेज, अगर 14 संख्याओं का एवरेज 73.5 है, मान लो 14 संख्याओं का एवरेज 73.5 है, ठीक है, सुनते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चे, 73.5 है 14 संख्याओं का। अगर इसमें 73.5 एक संख्या और लाओगे, एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मान लो 14 संख्याओं का एवरेज है 73.5, आप इसमें एक संख्या x और शामिल करते हो, अगर x का मान भी 73.5 रहेगा, एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन हुआ क्या कि x के शामिल होने से एवरेज 1.5 बढ़ गया। पहले 14 संख्या थी, एक संख्या अब और आ गई, अब संख्या होगी 15। तो x के आने की वजह से 15 संख्याओं का एवरेज 1.5 बढ़ गया। अगर 15 संख्याओं का एवरेज 1.5 बढ़ गया तो टोटल कितना बढ़ा? 15 गुणा 1.5। x के आने की वजह से टोटल कितना बढ़ा? 15 गुणा 1.5। ये आ गया मेरे दोस्तों x की वैल्यू। लेकिन मेरे भाई टोटल में यहां पर 5 की कमी भी तो की गई है, नेट चेंज 5 की कमी भी तो हुई है x के आने की वजह से, यानी कि -5। तो x की जो वैल्यू होगी प्यारे दोस्तों ये होनी चाहिए। किसी को इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। अब बताइए कितना आएगा? 15 की अगर 1.5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 22.5। तो 73.5 में अगर मैं 22.5 जोड़ूंगा तो 70 और 20 90 और 3.5 और 96, तो 96 - 5 यानी कि 91। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 91 आएगी, ऑप्शन नंबर ए। और ये बेस्ट मेथड है डेविएशन, दिस इज कॉल्ड डेविएशन मेथड। एवरेज में मैं सिखाता हूं। सवाल नंबर 13, जब चीनी के प्राइस में 28% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला खर्च पहले से केवल 12% अधिक था। अगर परिवार पहले चीनी की खपत 18.4 किलो थी तो अब चीनी की नई खपत कितनी है? बहुत बढ़िया सवाल। यहां पे ना आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। देखो, मान लो चीनी का प्राइस था पहले 100, मानो चीनी का प्राइस पहले 100 था, तो अब चीनी का प्राइस 28% बढ़ेगा। 100 को 28% बढ़ाओगे तो अब चीनी का प्राइस कितना हो गया? 128। मान लो चीनी का प्राइस पहले 100 था, अब 28% बढ़ के 128 हो गया। एक फैमिली बोली ना हम इतनी चीनी ना खाएंगे, महंगाई बहुत बढ़ गई है। परिवार चीनी पर खर्च केवल 12% ही बढ़ाता है, यानी कि अगर पहले चीनी की कीमत 100 थी तो अब वो 112 की चीनी खा रहा है। परिवार ने चीनी पर अपना खर्च कितना बढ़ा है? केवल 12%। पहले अगर 100 रुपए की चीनी मिल रही थी तो अब वो 112 की चीनी खाएगा, लेकिन चीनी की कीमत कितनी हो चुकी है? 128। तो चीनी 128 की हो चुकी है, लेकिन परिवार तो 112 की चीनी खा रहा है। यानी कि मेरे दोस्तों परिवार का कंजम्पशन किस रेशियो में कम हो रहा है? चीनी की कीमत हो चुकी है 128, लेकिन परिवार चीनी खा रहा है मात्र केवल 112 की। तो फैमिली का जो कंजम्पशन है चीनी पे इस रेशियो में कम हुआ। इस 16 से कट भी रहा है, 16 × 128, 16 × 7 112, 8:7। भाई परिवार में पहले चीनी की खपत कितनी थी? 18.4 किलो। 8 की वैल्यू 18.4 किलो, कितना भैया? 2.3 टाइम्स। तो अब फैमिली कंजम्पशन कितना? 7 किलो भी 2.3 गुना आएगी, 16.1 केजी। 23 × 7 161 होता है, 16.1 केजी सवाल का आंसर है। आगे सवाल नंबर आपके सामने बच्चों 14 बनाओ। 18,000 की राशि का 13 सही 1/3% की दर पर 2 सही 1/4 सालों के लिए इन्वेस्ट करने पर अमाउंट क्या होगा? मिश्र धन क्या होगा?
अगर ब्याज की गणना 9 मंथली आधार पर की जाती है और जीडी का सवाल है, जो सवाल जीडी के पेपर में आ सकता है वो 100% दिल्ली पुलिस में भी आ सकता है, बिठा लो मन में। आपसे अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल दिया हुआ, ध्यान सुनिएगा। समय कितना है? 2 सही 1/4 साल। 2 साल यानी कि 24 महीने। 2 साल होता है बेटा 24 महीने। 1/4 साल होता है क्वार्टर यानी कि 3 महीना। 1/4 क्वार्टर होता है बेटा, 12 महीने बटे 4, 3 महीना। तो 24 महीना और 3 महीना 27 महीना। तो 2 सही 1/4 का मतलब है 27 महीने। तो आपके पास 27 महीने का समय है, 27 महीने का टोटल समय है। ब्याज 9 मंथली कंपाउंड होता है। ब्याज 9 मंथली कंपाउंड होता है, तो 9 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगे। 9 महीना 9 महीना 9 महीना, क्या हो गया बेटा? 27 महीना हो गया। ब्याज की दर कितनी है? ब्याज है 1 साल में 13 सही 1/3%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरे भाई यहां पे 40/3%। 40% मतलब 2/5, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 2/15। तो ब्याज की दर है 2/15, 2/15 ब्याज की दर आ गई। लेकिन ब्याज तो हर 9 महीने में कंपाउंड होगा। अच्छा, 9 महीने का मतलब क्या है? 9 महीने का मतलब है 3/4 साल। 9 महीने का मतलब 9 भाई 9 महीने को अगर साल में बदलना है तो 12 से डिवाइड करेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3/4 साल। ब्याज की दर 2/15 है पर एनम प्रति वर्ष। 1 साल में प्रिंसिपल का 2/15 आपको ब्याज मिलता है। तो ब्याज तो हर 9 महीने में कंपाउंड होता है, तो हर 9 महीने में यानी कि 3/4 साल में ब्याज की दर क्या आएगी? आएगी मेरे भाई 2 तिया 6 से 15 चौका 60 कट जाएगा, 1/10। ये आ गया बेटा। ये हर 9 महीने में ब्याज की दर आ गई। हर 9 महीने में ब्याज की दर 1/10 आ गई। हर 9 महीने में आपको 10% ब्याज मिलेगा, दैट्स इट। हर 9 महीने में आपको 10% ब्याज मिलेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या हो कि 1/10 का मतलब 10%। अगर 1 साल में 40/3% ब्याज है तो 9 महीने में 10% ब्याज होगा, जिसकी फ्रैक्शन में वैल्यू 1/10 है। आपसे अमाउंट पूछा है, आप खुद बता दो कि प्रिंसिपल कितना है? 18,000 रुपए। हर 9 महीने में आपको 1/10 ब्याज मिलेगा। 1/10 ब्याज का मतलब हर 9 महीने में 10 रुपए 11 बन जाएंगे। हर 9 महीने में आपका पैसा 11/10 गुना हो जाएगा हर 9 महीने में। तो ये तो 9 महीने की 3 साइकिल बन गई। तो यानी कि 9 महीने की 3 साइकिल 27 महीने में आपका पैसा कितना होगा? इसका क्यूब, 11/10 का क्यूब। ये अमाउंट हो जाएगा। आप देख लो कितना बेहतरीन सवाल जीडी के पेपर में आया और क्या गजब की कैलकुलेशन है। यहाँ पे मैं साफ साफ देख सकता हूं कि नीचे 10 का क्यूब 1000 से 3 जीरो कट जाएगा, 8 एकम 8 यूनिट डिजिट 8 आएगा, यानी कि ये दोनों आंसर बिल्कुल नहीं है, इन दोनों में से आंसर होगा। और 18 में होता है प्यारे भाई 9, तो 9 का मल्टीपल आएगा 9, ठीक है जी। अच्छा, दोनों ही 9 के मल्टीपल हैं। 11 तो 11 का मल्टीपल आएगा 2, 9 11 और 8 19। 19 में से 8 घटाएंगे, ये 11 का मल्टीपल है। ये 2 5 7 और 8 15, 15 में से 12 घटाएंगे 3, 11 का मल्टीपल नहीं है। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, है ना। मस्त सवाल। अगर आपको सवाल पढ़ के मजा आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई। नेक्स्ट और आखिरी सवाल करेंगे आज की क्लास का। कौन सा स्टेटमेंट सच है? ऑल रेशनल नंबर आर रियल, सारी परिमेय संख्याएं वास्तविक हैं। ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल, सारे रियल नंबर इरेशनल हैं। ऑल इंटीजर्स आर इरेशनल, नो होल नंबर्स आर रेशनल। तो भैया सही बताना है, पर मैं आपको चारों ऑप्शन समझा देता हूं। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, ये वाली बात सही है। जितनी भी परिमेय संख्याएं सारी वास्तविक है। संख्याएं दो तरह की होती हैं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को ही रैशनल और इरेशनल में बांटा गया है। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको a बटा बी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें a बटा बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि जिनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो यहां पर जितने भी रैशनल नंबर है सब रियल होते हैं। लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल हैं, ऐसा गलत है भाई। रियल नंबर रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। ऑल इंटीजर आर इरेशनल, इंटीजर तो रैशनल नंबर होते हैं बेटा, ये बात गलत है, रैशनल नहीं होते। नो होल नंबर आर रैशनल, होल नंबर क्या होते हैं भाई? होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, इन ये होल नंबर्स होते हैं।
तो कोई भी होल नंबर रैशनल नहीं है, नहीं, सारे ही होल नंबर, जितने भी होल नंबर है सब के सब रैशनल है, ये बात भी गलत है। तो केवल पहला ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। ठीक है जी। और ये हमारा नंबर सिस्टम का सवाल है। सिलेक्शन वे ऐप पे जो हम बैच शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम से, उसमें मैं आपको सारी बातें बड़े विस्तार से समझाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट, रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल। तो सिलेक्शन वे जो है एप्लीकेशन जो है वेबसाइट है, उस पे ये बैच हमारा शुरू हो जाएगा अब। ठीक है जी, कॉम्बो बैच, बहुत मजा आने वाला, बहुत जोश में मैंने पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया है और हम उसकी शीट लगातार अपडेट करते चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल अपडेटेड चीज मैं पढ़ाऊंगा। पर YouTube पे देखो, YouTube पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा मेरे भाई, दबा के प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल बेसिक से सीक्वेंस पे पढ़ना है डेडिकेशन के साथ, क्योंकि YouTube पे इधर उधर बालक भटक जाता है, प्रैक्टिस तो कर लेगा लेकिन सीक्वेंस में पूरा नहीं पढ़ पाएगा, तो आप एप्लीकेशन पे वो बैच ज्वाइन कर सकते हो और मैं आपको यहां पढ़ाई रहा हूं पूरा का पूरा दिल्ली पुलिस के लिए डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी हमारी मुलाकात होगी कल। आपने 15 में से कितने सवाल ठीक कर लिए मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं बैलेंस बनाता हूं, जैसे 15 हैं तो मैं इसमें 5-6 सवाल बहुत इजी डालता हूं, 5-6 सवाल मॉडरेट डालता हूं और बाकी 5-6 सवाल अच्छे लेवल के डालता हूं, ऐसा ही टेस्ट है। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय।